एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी यानी स्वनिश्चितता और पादपों में जनन अनिषेक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन वो पढ़ लिए थे। आज अपना नया टॉपिक है हेडिंग डालो परागकण यानी पोलिनेशन। परागकण या पोलिनेशन। परागकणों का के परागकोश से वर्तिका प्रस्थानांतरण होना क्या कहलाता है? परागण। परागण किसे कहते हैं? परागकण का परागकोश से वर्तिका प्रस्थानांतरित होना। परागकण का परागकोश से वर्तिका प्रस्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। वर्तिका किसे कहते हैं? स्टाइली। और वर्तिकाग्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। यानी एंथर यानी परागकोश से स्टिग्मा पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागकण। परागकणों का किससे? परागकोश से वर्तिका पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागकण। परागकण में पता है दो प्रकार से होता है फसलों में। एक तो होता है स्वपरागण, जिसे अपने शॉर्ट में बोलेंगे एसपी, सेल्फ पॉलिनेटेड। दूसरा होता है परपरागण। परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेटेड, जिसे अपने सीपी से लिखेंगे आगे। परागकण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से। एक होता है फसलों में अपने स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण को एक नाम और लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। और परपरागण को बोलते हैं एलोगेमी। स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण डेफिनेशन क्या होगी? एक ही पुष्प में परागण होना क्या कहलाता है? स्वपरागण। एक ही पुष्प में परागण होना क्या कहलाता है? स्वपरागण। और इधर अपने पढ़ेंगे परपरागण में दो प्रकार का होगा, जिनो और इधर अपन परपरागण में दो प्रकार पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे जिनोगेमी, एक होगा जिटिनोगेमी। जिनोगेमी और दूसरा होगा जियोटोनोगेमी। परपरागण में दो प्रकार पड़े, एक तो होगा जिनोगेमी, दूसरा हो जाएगा अपना जियोटोनोगेमी। स्वपरागण में क्या होता है? भी एक ही पुष्प में परागण होना क्या कहलाता है? स्वपरागण। एक चीज में से कहना, स्वपरागण में क्या होता है? समिगुणता। स्वपरागण से हमेशा क्या आती है? समिगुणता। और परपरागण से हमेशा क्या आती है? समिगुणता। यहाँ पर क्या है कि परपरागण दो प्रकार का है, एक तो है जिनोगेमी और दूसरा है अपना जिटियोनोगेमी। जिनोगेमी किसे कहते हैं? जिनोगेमी में हो जाएगा कि भिन्न पादपों के पुष्प के मध्य परागण होना क्या कहलाएगा? जिनोगेमी। एक ही पुष्प में परागण हो तो क्या कहलाएगा? स्वपरागण। एक ही पादप के दो पुष्प के मध्य परागण होगा, उसको अपने क्या बोलेंगे? जिटियोनोगेमी। और अलग अलग पादप के पुष्प में परागण होना क्या कहलाएगा? जिनोगेमी। पहले इसमें लिख लो जिटियोनोगेमी। एक ही पादप के दो पुष्प के मध्य परागण। जिटियोनोगेमी किसे कहते हैं? कि एक ही पुष्प है, एक ही पादप है, पर जो परागण होगा वो किसके मध्य होगा? दो पुष्पों के मध्य होगा, उसको तो अपने बोलेंगे जिटियोनोगेमी। और एक ही पादप के एक ही पुष्प में परागण होगा, उसे अपने क्या बोलेंगे? स्वपरागण। इनमें थोड़ा डिफरेंस है। एक ही पुष्प में होगा उसे बोलेंगे अपने स्वपरागण,
और एक ही पादप के दो पुष्प में होगा उसे अपने क्या बोलेंगे, जीटियोनोगेमी, वो सॉरी जीटियोनोगेमी ऐसी है। इसके अंदर अपने क्या है कि आनुवंशिक रूप से तो क्या होगा, जीटियोनोगेमी में आनुवंशिक रूप से तो क्या होगा, स्वपरागण होगा। आनुवंशिक रूप से तो क्या होगा, स्वपरागण होगा। और ऊपर लिख रहा हूं मैं, कार्यात्मक रूप से क्या होगा, कार्यात्मक रूप से इसमें परपरागण होगा। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। ये जो जीटियोनोगेमी है ना, एक ही पुष्प के सॉरी एक ही पादप के दो पुष्प के मध्य परागण क्या कहलाएगा, जीटियोनोगेमी। इसमें आनुवंशिक रूप से तो क्या होगा, स्वपरागण होगा, और कार्यात्मक रूप से क्या होगा, परपरागण होगा। ये चीज ध्यान में रखना हमेशा ही। ध्यान से क्वेश्चन आया हुआ है, जीटियोनोगेमी में आनुवंशिक रूप से परागण होता है, तो अपने क्या करते हैं, सारे परपरागण करके आते हैं, पर आनुवंशिक रूप से इसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। अब इधर वापिस आओ, स्वपरागण क्या है, एक ही पुष्प के में परागण होना, और स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन से क्या आती है, में से समयुग्मता आती है, और इधर क्या आएगी, में से विषमयुग्मता आएगी। ये अपने अंतः प्रजनन का रूप है। अंतः प्रजनन का रूप, स्वपरागण किसका रूप होते हैं, अंतः प्रजनन का, और जो परपरागण है ये अपने किसका रूप होगा, बहिर्प्रजनन का। पहले इसके जीनियोगेमी की डेफिनेशन लिख लो। जीनियोगेमी डेफिनेशन लिख लो, भिन्न पादपों की पुष्प के मध्य परागण, यानी भिन्न पादपों में दो पादपों के पुष्पों के मध्य परागण क्या कहलाता है, जीनोगेमी। इधर क्या आती है, स्वपरागण में क्या आती है, समयुग्मता आती है। इधर ये अपने परपरागण पढ़ रहे हैं, इसमें क्या आएगी, इसमें हमेशा ही विषमयुग्मता आती है, विषमयुग्मता। और स्वपरागण किसका रूप है, अंतः प्रजनन का रूप है। ये किसका रूप हो जाएंगे, बहिर्प्रजनन का, बहिर्प्रजनन। और स्वपरागण में क्या होता है, अंतः प्रजनन अवसाद अनुपस्थित होता है। अवसाद वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इधर क्या होगा, अंतः प्रजनन अवसाद, इधर क्या होगा, उपस्थित होगा। ये लिख लो। पहला है परागकण, दो प्रकार के, स्वपरागण जिसे अपने ऑटोगेमी बोलेंगे, परपरागण जिसे अपने क्या बोलते हैं, एलोगेमी। एक ही पुष्प के मध्य परागण होना क्या कहलाता है, स्वपरागण। परपरागण इधर दो प्रकार का है, जिम्नोगेमी यानी भिन्न पादपों की पुष्प के मध्य परागण क्या कहलाएगा, जिम्नोगेमी। और जीटियोनोगेमी क्या होता है, एक ही पुष्प के एक ही पादप के दो पुष्प के मध्य परागण क्या कहलाता है, जीटियोनोगेमी। जीटियोनोगेमी में वैसा ध्यान रखना, नोट लेना, आनुवंशिक रूप से इसमें क्या होता है, स्वपरागण, और कार्यात्मक रूप से इसमें परपरागण होता है। स्वपरागण से हमेशा पादपों में क्या आती है, समयुग्मता आती है, और समरूपी बनते हैं पादप। और इधर क्या आएगी, विषमयुग्मता। इधर किसका रूप है, अंतः प्रजनन का रूप है स्वपरागण। परपरागण वो बहिर्प्रजनन का रूप है, इसमें अंतः प्रजनन अवसाद अनुपस्थित होता है, और इधर उपस्थित होता है। ये नोट कर लो। परपरागण, जहां से हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कंफर्म भी आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगला टॉपिक है अपना परागण, पॉलिनेशन। नोट कर लिया सभी ने। अगली हेडिंग डालो, पादपों में परागण है वो किन कारकों के द्वारा होता है। ये दो प्रकार के कारक पढ़ेंगे अपने, जैविक और अजैविक, यानी बायोटिक और एबायोटिक। नोट कर लिया सभी ने क्या ये।
अगली हेडिंग डालो अपने। अब पादपों में परागण है वो किन कारकों के द्वारा होता है? अपने दो कारक पढ़ेंगे, जैविक और अजैविक। हेडिंग डालो, पादपों में परागण दो कारकों के द्वारा होते हैं, जैविक और अजैविक। परागण है वो दो कारकों से होता है, एक तो होता है अपने जैविक कारक, दूसरे होते हैं अपने अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। पहले अपने पढ़ेंगे भी अजैविक कारक कौन से होते हैं। अजैविकों में दो कारक आएंगे, एनीमोफिली और हाइड्रोफिली। एनीमोफिली और दूसरा है हाइड्रोफिली। एनीमोफिली में क्या होता है? हवा, हवा के द्वारा परागण होना क्या कहलाता है? एनीमोफिली। हाइड्रोफिली यानी जल के द्वारा परागण होना क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। यानी दो कारक पढ़ेंगे अपने, जैविक और अजैविक। अजैविक हमारे पास दो कारक हैं, एक तो एनीमोफिली, दूसरे अपने पास हाइड्रोफिली। एनीमोफिली मतलब हवा के द्वारा। जैविक में बात करें तो अपने हो जाएगा एंटमोफिली। एंटमोफिली यानी कीटों के द्वारा। दूसरा है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली यानी पक्षियों के द्वारा। पहला है तो अपना एंटमोफिली यानी कीटों के द्वारा, दूसरा है ऑर्निथोफिली, तीसरा है अपना माइमिकोफिली। माइमिकोफिली। माइमिकोफिली में क्या आ जाएगी अपने? चींटियां। चौथा हो जाएगा अपना मेलेकोफिली। मेलेकोफिली। मेलेकोफिली में क्या आएंगे अपने? घोगा यानी सोनाई, घोगा। एंटमोफिली, ऑर्निथोफिली, माइमिकोफिली, मेलेकोफिली, चिरपटेरोफिली। एक बच गया अपना चिरपटेरोफिली। चिरपटेरोफिली यानी चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़। एक बच गया अपना जूफिली। जूफिली अपने आप सभी आ जाएंगे, जीव जंतु। परागण किन दो कारकों के द्वारा होता है? जैविक और अजैविक। जैविक में अपने पहला है एंटमोफिली यानी कीटों के द्वारा परागण होना क्या कहलाता है? एंटमोफिली। पक्षियों द्वारा परागण होना क्या कहलाएगा? ऑर्निथोफिली। चींटियों द्वारा परागण होना क्या कहलाता है? माइमिकोफिली। घोगा के द्वारा परागण होना क्या कहलाता है? मेलेकोफिली। चमगादड़ के द्वारा होना चिरपटेरोफिली। और जीव जंतु द्वारा जूफिली। इधर अपने हवा के द्वारा उसे बोलेंगे एनीमोफिली और जल के द्वारा उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। जिसके लास्ट में फिली शब्द है, समझ लेना परागण हो रहा है। और जिस वर्ड के लास्ट के अंदर ओरी शब्द आ जाए ना, ओरी, उसका होगा अपना बीज वितरण से संबंधित। जिसके लास्ट में ओरी शब्द आए ना, ओ आर वाई, वो बीज वितरण से संबंधित होगा। और फिली शब्द आए वो परागण से संबंधित होगा। नोट कर लो इसे। अगले अपना परागण दो कारकों से होता है, जैविक यानी बायोटिक और एबायोटिक। जैविक और अजैविक नोट कर लो। नोट कर लिया सभी ने?
नोट कर लिया तो आगे लिखो भी परागण को बढ़ाने वाले स्वपरागण को प्रेरित करने वाले बढ़ाने वाले तरीके, ये नोट कर लिया सभी ने ना। उसके बाद में टिक डालो। स्वपरागण को बढ़ाने वाले तरीके, बढ़ाने या प्रेरित करने वाले तरीके। यहाँ पर क्या है कि स्वपरागण को बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे तरीके, स्वपरागण को बढ़ाएंगे वो तरीके वही क्या हो जाएंगे, परपरागण को कम करने के तरीके हो जाएंगे। स्वपरागण बढ़ेगा तो अपने को पता है क्या काम होगा, परपरागण, तो लिख लेना परपरागण को कम करने वाले तरीके। ये अपने को पता है स्वपरागण बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, परपरागण कम होगा, तो अपन दोनों ही साथ में आ जाएंगे। स्वपरागण किन किन कारकों के द्वारा बढ़ेगा, यानी किन किन तरीकों के द्वारा बढ़ेगा। पहला लिखो इसमें द्विलिंगी अवस्था, पहला तरीका लिखो स्वपरागण को बढ़ाने वाला, पहला है द्विलिंगी अवस्था। द्विलिंगी अवस्था यानी द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प या इसको अपने एक नाम और बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, यानी द्विलिंगी पुष्प मतलब ऐसा पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों जनांग उपस्थित हो। जिसमें नर व मादा दोनों जनांग उपस्थित हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प या हर्माफ्रोडाइट। दूसरा तरीका है अपना समकाल परिपक्वता, समकाल पक्वता, यानी नर व मादा पुष्प का क्या है कि एक ही समय पर क्या होना, परिपक्व होना। नर व मादा जनांग का एक ही समय पर परिपक्व होना। अगला है समकाल परिपक्वता, यानी नर व मादा पुष्प का क्या है भी एक ही समय पर क्या होना, परिपक्व होना। अगला तरीका लिखो तीसरा तरीका लिखो अपने क्लेस्टोगेमी। क्लेस्टोगेमी एक होता है चेस्मोगेमी। दो तरीके अपने एक साथ पढ़ेंगे, एक तो होता है क्लेस्टोगेमी और दूसरा होता है चेस्मोगेमी। क्लेस्टोगेमी किसे कहते हैं, विपरागण की क्रिया है कि बंद पुष्प के अंदर ही हो जाएगी, उसको तो अपने क्या बोलेंगे, क्लेस्टोगेमी। और क्या है कि परागण की क्रिया पुष्प के अंदर ही होगी, लेकिन परागण के बाद क्या है पुष्प खुल जाएगा, उसको अपने क्या बोलेंगे, चेस्मोगेमी। क्लेस्टोगेमी किसे कहते हैं, बंद पुष्प कलिका में क्या परागण पूर्ण होना। बंद पुष्प कलिका में परागण पूर्ण होना क्या कहलाता है, क्लेस्टोगेमी। चेस्मोगेमी में क्या होगा, परागण के बाद क्या है पुष्प कलिका खुल जाएगी। दूसरा हो जाएगा अपना चेस्मोगेमी में क्या होगा, परागण के पश्चात पुष्प कलिका का खुलना। यहां से हर बार एग्जाम क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, क्लेस्टोगेमी और चेस्मोगेमी। क्लेस्टोगेमी में क्या होगा, अभी बंद पुष्प होगा ना, बंद पुष्प कलिका होगी, उसके अंदर परागण हो जाएगा, पुष्प क्या है कभी खुलेगा नहीं,
उसको तो बोलेंगे अपने क्लस्टोगेमी। और चेस्मोगेमी क्या होगा, पुष्प में परागण तो वो बंद अवस्था के अंदर ही होगा, पर परागण के पश्चात क्या भी पुष्प खुल जाएगा, उसको अपने क्या बोलेंगे, चेस्मोगेमी। इसके एग्जाम्पल लिख लो। चेस्मोगेमी हो जाएगा गेहूं, जौ, जई, धान और कोमिलिना। इधर हो जाएगा गेहूं, जौ, जई, ये तीन तो सेम ही रहेंगे, धान नहीं आएगा इसमें। चौथा हो जाएगा कोमिलिना ऑक्जिलस, चौथा हो जाएगा इसमें ऑक्जिलस। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक डेफिनेशन एग्जाम में 100% आएगी, क्लस्टोगेमी और चेस्मोगेमी। क्लस्टोगेमी बंद पुष्प कलिका में परागण का पूर्ण होना क्लस्टोगेमी, और चेस्मोगेमी किसे कहते हैं कि परागण होने के बाद पुष्प कलिका खुलना क्या कहलाता है, चेस्मोगेमी। नोट कर लो इनको। इसके बाद में पांचवा कारक है परागकोश की स्थिति, यानी वर्तिका का स्टिग्मा है कि ना, उसका परागकोश के द्वारा क्या है, चारों ओर से घिरा होना। ऐसी स्थिति किसमें पाई जाएगी, टमाटर और धान में। अगला काम लिखो अपने पांचवा, परागकोश की स्थिति। परागकोश की स्थिति में क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र का क्या आएगी, वर्तिकाग्र का परागकोश द्वारा चारों ओर से घिरा होना। घिरा होना, ऐसी स्थिति किसमें पाई जाएगी, धान और बैंगन में, राइस। धान और बैंगन में स्थिति पाई जाती है। वर्तिकाग्र के भी परागकोश द्वारा चारों ओर से घिरा होना, सॉरी टमाटर और बैंगन है, धान नहीं है, टमाटर और बैंगन में। इसके बाद में अपना अगला है अगला छठा है अपना लेग्यूमिनेसी, कुल के पादपों में। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में जो वर्तिकाग्र होता है वो विशेष प्रकार के दल यानी पेटल्स के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में नर व मादा जनांग। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में नर व मादा जनांग दल यानी पेटल्स द्वारा चारों ओर से घिरे रहते हैं, घिरे रहते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में क्या, नर व मादा जनांग है वो दल यानी पेटल्स के द्वारा क्या है कि चारों ओर से घिरे रहते हैं। ये अपने 6 कारण है, वो किसको पढ़ाएंगे, स्वपरागण को पढ़ाएंगे। जो कारक स्वपरागण को पढ़ाएंगे वो क्या करेंगे, पर परागण को कम करेंगे। ये दोनों और लिख लो अपने, ये अपने 6 कारक दे जो क्या कर रहे थे, स्वपरागण को बढ़ा रहे थे। इसके बाद में अपना अगले लिखेंगे पर परागण को बढ़ाने वाले तरीके। अगली हेडिंग डाल लेना
पर परागण को बढ़ाने वाले तरीके। पर परागण को बढ़ाने वाले तरीके अपने पहला पढ़ेंगे एक लिंगी पुष्प, यानी ऐसा पुष्प जिस पर क्या भी एक ही जननांग उपस्थित हो, उसको अपने क्या बोलेंगे एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प में दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे मोनोसिस, दूसरा पढ़ेंगे डायोसिस। मोनोसिस में क्या होगा, अभी नर व मादा जननांग है वो क्या होंगे एक ही पुष्प पर होंगे। डायोसिस में क्या होंगे नर व मादा जननांग है वो अलग अलग उपस्थित होंगे। मोनोसिस में आ जाएगा अपना मक्का, इधर हो जाएगा खजूर और पपीता। दूसरा होगा अपना तरीका पढ़ेंगे वो होगा जननांगों का क्या अलग अलग समय पर उपस्थित होना, जिसे अपने बोलेंगे डाइकोगेमी, यानी एंड्रोगाइनी। और ये नोट कर लिया कि पहले आगे लिख लेना पर परागण को बढ़ाने वाले तरीके। उस पहला लिखो एक लिंगी पुष्प। पर परागण को बढ़ाएंगे वो किसको कम करेंगे, पहला कारण लिख लेना एक लिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक ही जननांग उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक ही जननांग उपस्थित होना। उपस्थित होना क्या कहलाएगा, एक लिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प इसमें क्या भी एक ही जननांग उपस्थित होंगे, या तो नर होगा या मादा होगा, इसको अपने क्या बोलेंगे, ये अपने दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे मोनोसियस, दूसरा पढ़ेंगे अपने डायोसियस। मोनोसियस में क्या होगा, नर व मादा जननांग, नर व मादा जननांग का क्या है कि एक ही पुष्प पर। मोनोसिस में क्या होगा, नर व मादा पुष्प का एक ही पादप पर उपस्थित होना। मोनो का मतलब एक, यानी नर व मादा पुष्प के एक ही पादप पर क्या होंगे उपस्थित होंगे। डायो मतलब दो, नर व मादा जननांग क्या होंगे अलग अलग पुष्प पादप पर उपस्थित होंगे। नर व मादा पुष्प का अलग अलग पादप पर उपस्थित होना। डायोसिस का उदाहरण की बात में क्या हो जाएगा, खजूर और पपीता। मोनोसियस में ऐसे याद रखना, इसमें मक्का, केला। मोनोसियस के उदाहरण है अपने मक्का, केला। इसके अलावा लिखो तो आम और अरंडी। यानी एक लिंगी पुष्प ऐसा पुष्प जिसमें क्या है एक ही जननांग उपस्थित हो, या तो नर होगा या मादा होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। ये दो प्रकार से होता है। मोनोसियस यानी नर व मादा पुष्प का एक ही पादप पर उपस्थित होना, पर अलग अलग स्थान पर होंगे। डायोसिस मोनो मतलब एक ही पादप पर, डायोसिस मतलब दो पादप, दो पादप होंगे तो अलग अलग पादप पर नर व मादा जननांग उपस्थित होंगे। इसके बाद में अगला कारण लिखो अपने भिन्न परिपक्वता। दूसरा कारक कौन सा हो जाएगा, भिन्न काल पक्वता या परिपक्वता, जिसे अपने क्या बोलते हैं डाइकोगेमी।
भिन्नकाल परिपक्व अपने क्या बोलते हैं, डाइकोटोमी, यानी नर व मादा वो पुष्प होते हैं, उनका क्या है कि या नर या मादा जन्नांग है वो क्या होगा, अलग अलग समय पर परिपक्व होगा। जिसमें अपने दो प्रकार से पढ़ेंगे इसमें भी, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री और दूसरा कौन सा होगा अपना, प्रोटोगाइनी। इनमें से एग्जाम्पल है ना वो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। प्रोटो एंट्री और प्रोटोगाइन दो प्रकार से होगा। इसमें एक ट्रिक थोड़ी सी ध्यान में रखना, एक नाम याद रखना, निम्मा, जो अपने एडवर्टाइजमेंट आती है नहीं, वॉशिंग पाउडर निरमा, नीमा, नी से तो हो जाएगा, लास्ट में किस में है, प्रोटोगाइन में क्या है, नी है, आगे अपने क्या जोड़ देंगे, माँ, क्या बन जाएगा, निम्बा, यानी मादा का पहले परिपक्व होना। मादा जन्नांग या मादा पुष्प का क्या आएगी, पहले परिपक्व होना, क्या कहलाएगा, प्रोटोगाइनी। और नर जन्नांग या नर पुष्प का पहले परिपक्व होना क्या कहलाएगा, प्रोटोएंड्री, यानी नर पुष्प, प्रोटोगाइनी यानी मादा पुष्प का पहले परिपक्व होना। प्रोटोएंड्री में अपने एग्जांपल लिख लो, मक्का, चुकंदर, प्याज, सौंफ। मक्का, चुकंदर, प्याज, सौंफ। मक्का, चुकंदर, प्याज, सौंफ। एक और लिख लो, नारियल। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है निम्न में से प्रोटोगाइनी कौन सी है, प्रोटोएंड्री कौन सी है। और प्रोटोगाइनी में लिख लो अपने ज्वार, बाजरा। प्रोटोगाइनी के एग्जाम्पल ऊपर लिख रहा हूं मैं, ज्वार, बाजरा, सेब, सीताफल। प्रोटोगाइनी के एग्जाम्पल है ज्वार, बाजरा, सेब, सीताफल। उसके अलावा प्रोटोगाइन केला और चिक्कू भी लिख लेना, केला और चिक्कू। यहां से क्या है कि जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं ना प्रोटोएंट्री प्रोटोगाइनी का, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोटोगाइनी में ध्यान रखना कौन कौन से होंगे, ज्वार, बाजरा, सेब, सीताफल, केला और चिक्कू। और प्रोटोएंट्री में हो जाएगा मक्का, प्याज, चुकंदर, सौंफ, नारियल। प्रोटोगाइनी के मैंने ऊपर लिखे हैं एग्जांपल। नोट कर लिया सभी ने। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, वैसे पुष्प जिसमें क्या है कि एक ही जन्नांग उपस्थित हो। इसके बाद अपने अगला कारक लिखो, हेटेरोस्टाइली। अगला तीसरा प्रकार लिखो बने हेटेरोस्टाइली। अगला है अपना हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली या विषमवर्तिका।
टेरोस्टाइल यानी वृषिवृत्त यानी वर्तिका की लंबाई में अलग अलग होना। लंबाई अलग अलग होना क्या कहलाता है? टेरोस्टाइली। वर्तिका यानी स्टाइली का क्या है कि अलग अलग लंबाई में होना। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हो जाएगा अलसी और बैंगन। अलसी और बैंगन। उसके बाद में चौथा कारक है अपना अर्कोगेमी। टेरोस्टाइल यानी टेरोस्टाइल स्टाइल मतलब वर्तिका यानी विषमवर्तिका। वर्तिका की लंबाई में अंतर होना क्या कहलाएगा? टेरोस्टाइल। और चौथा है अपना अर्कोगेमी। अर्कोगेमी यानी कि भौतिक कारकों के द्वारा क्या है कि स्वपरागण का अवरुद्ध होना या स्वपरागण को ना होने देना क्या कहलाता है? अर्कोगेमी। भौतिक कारकों के द्वारा स्वपरागण का अवरुद्ध होना। स्वपरागण का अवरुद्ध होना क्या कहलाता है? अर्कोगेमी। अर्कोगेमी। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हो जाएगा रिज्का, आंख, ग्लोरियस। इसके बाद में एक पांचवा कारक नरबंध्यता यानी मेल स्टेरिलिटी। अगला कौन सा है अपना? नरबंधनता या मेल स्टेरिलिटी। नरबंध्यता यानी परागण का क्या है कि या तो अनुपस्थित होना या निष्क्रिय होना क्या कहलाता है? नरबंध्यता। परागण का अनुपस्थित, परागण का अनुपस्थित या निष्क्रिय होना। निष्क्रिय होना क्या कहलाता है? नरबंध्यता। और एक छठा है अपना स्वअनिश्चितता। स्वअनिश्चितता यानी सेल्फ इनकैपेबिलिटी। सेल्फ इनकैपेबिलिटी ये तो मैंने आपको कल डेफिनेशन लिखाई थी। स्वअनिश्चितता किसे कहते हैं? ये अपने 6 कारण क्या करते हैं? पर परागण को बढ़ाते हैं। अर्कोगेमी। अर्कोगेमी भौतिक कारकों के द्वारा कि स्वपरागण में रुकावट होना या अवरुद्ध होना। ये अपने क्या है भी पर परागण को बढ़ाने वाले तरीके हैं। और पर परागण को बढ़ाएंगे वो क्या करेंगे? स्वपरागण को कम करेंगे। नोट करिए। इसके बाद में आपने एक चीज सभी ने पढ़ी होगी। एक तो होता है जीनिया प्रभाव, एक होता है मेटाजीनिया प्रभाव। ये सभी ने पढ़ा होगा कि मेटाजीनिया प्रभाव, जीनिया प्रभाव। मेटाजीनिया प्रभाव किसे कहते हैं और जीनिया प्रभाव किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? ये नोट कर लिया सभी ने? जीनिया प्रभाव किसे कहते हैं? परागकोश के क्या है कि जीनोटाइप का प्रभाव भ्रूणकोश के अंदर होगा तब तो उसे अपने बोलेंगे जीनिया प्रभाव। और परागकण के फिनोटाइप का जीनोटाइप का प्रभाव यदि परागकोश के बाहर होगा उसको बोलेंगे अपने मेटाजीनिया।
आगे लिखो जीनिया प्रभाव और मेटाजीनिया प्रभाव, दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे, जहां से बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। एक तरफ तो लिखो जीनिया प्रभाव, एक तरफ लिखो जीनिया प्रभाव, दूसरी तरफ लिखो मेटाजीनिया। जीनिया प्रभाव और मेटाजीनिया, या मेटाजीनिया। जीनिया प्रभाव और मेटाजीनिया प्रभाव, दो प्रकार का प्रभाव होता है। जीनिया प्रभाव अपने किसे कहते हैं? परागकण की जीनोटाइप का प्रभाव क्या है कि भ्रूणकोश के अंदर होगा तब तो बोलेंगे जीनिया प्रभाव, और परागकण की जीनोटाइप का प्रभाव भ्रूणकोश के बाहर होगा, उसको अपने क्या बोलेंगे? मेटाजीनिया। लिख लो, परागकण के जीनोटाइप का प्रभाव भ्रूणकोश के अंदर हो तो उसको अपने बोलेंगे जीनिया प्रभाव। कौन सा भी परागकण की जीनोटाइप का प्रभाव कहां पर हो? भ्रूणकोश के अंदर कहां पर हो? या तो भ्रूणकोश पर हो, भ्रूणकोश पर हो, यानी परागकण की जीनोटाइप का प्रभाव या तो भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणकोश पर हो या बीज पर हो या कहां पर हो? परागकण के जीनोटाइप का प्रभाव भ्रूणकोश के अंदर कहां पर हो? एक तो हो सकता है भ्रूणकोश पर, या कहां पर हो? बीज पर हो सकता है, या बीज के फिनोटाइप पर। हो, उसको अपने क्या बोलेंगे? जीनिया प्रभाव। एग्जाम्पल की बात करें तो किसमें होगा? मक्का और धान में। जीनिया प्रभाव किसमें दिखाई देगा अपने को? मक्का या धान की फसल में। यानी परागकण की जीनोटाइप का प्रभाव भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणकोश पर हो, यानी एंडोसल्फान हो, या सीड पर हो, या सीड के फिनोटाइप पर हो, उसको तो बोलेंगे अपने जीनिया प्रभाव। दूसरा होगा अपना मेटाजीनिया, यानी परागकण के जीनोटाइप का प्रभाव कहां पर हो? भ्रूणकोश के बाहर हो। ये सेम रहेगा कि परागकण की जीनोटाइप का प्रभाव कहां पर हो? भ्रूणकोश के बाहर। भ्रूणकोश के बाहर कहां पर हो सकता है वो अपने लिख लेंगे भी। बीजावरण पर हो या फल भित्ति पर हो। बीजावरण पर हो या फल भित्ति पर हो। बीजावरण मतलब सीड कोट, फल भित्ति मतलब पेरिकार्प, या फल के आकार पर हो, या मातृत्व कोशिका के, या मातृत्व ऊतक के ऊपर हो,
उसको अपने क्या बोलेंगे, मेटाजीनिया प्रभाव। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, खजूर। मेटाजीनिया किसे कहते हैं, भी परागकण की जीनोटाइप का प्रभाव कहां पर हो, भी भ्रूणकोश के बाहर कहां पर हो सकता है, बीजाणु पर हो सकता है, यानी सीड कोट पर हो सकता है, फल भित्ति यानी पेरिकार्प पर हो सकता है, फल के आकार पर हो सकता है, जैसे खजूर में अपने फल के आकार पर ही दिखाई देता है मेटाजीनिया प्रभाव। इसके अलावा मातृत्व उत्तक के ऊपर हो सकता है। ये मेटाकोनिया शब्द है, ये किसने दिया था, स्विगल नामक वैज्ञानिक दिया था। और इधर जो जीनिया प्रभाव शब्द है वो फोक ने दिया था, फोक नामक वैज्ञानिक ने। फोक नामक वैज्ञानिक ने। दो है अपना जीनिया प्रभाव होता है, एक होता है मेटाजीनिया। यदि जीनोटाइप का प्रभाव भ्रूणकोश के अंदर होगा, अंदर कहां पर हो सकता है, भ्रूणकोश पर हो सकता है, बीज में हो सकता है, या बीज के फिनोटाइप पर हो सकता है, उसको तो बोलेंगे जीनिया प्रभाव। दूसरा अपना मेटाजीनिया, जीनोटाइप का प्रभाव कहां पर होगा, भ्रूणकोश के बाहर होगा। बाहर कहां पर हो सकता है, चार जगह हो सकता है, सीड कोट पर हो सकता है, पेरिकार्प पर हो सकता है, फल के आकार पर हो सकता है, और मातृत्व उत्तक के ऊपर हो सकता है। ये नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, मेटाजीनिया प्रभाव कहां पर है, कौन सी फसल में होता है, इसमें ध्यान रखना खजूर में होता है, और जीनिया प्रभाव मक्का और धान में होता है। यदि अपने को पूछ ले कि जीनिया प्रभाव का स्पेशल केस क्या है, जीनिया प्रभाव का स्पेशल केस मेटाजीनिया प्रभाव ही है। मेटाजीनिया प्रभाव यानी जीनिया प्रभाव का स्पेशल केस क्या होगा, मेटाजीनिया प्रभाव होगा। ये नोट करो। नोट कर लिया सभी ने। आगे अपने कार पढ़ेंगे भी परागकण के आधार पर वर्गीकरण। परागकण के आधार पर वर्गीकरण। परागकण के आधार पर फसलें की तीन प्रकार की होती है, स्वपरागित, परपरागित और बहुधा परपरागण। तीन प्रकार का होता है अपने, स्वपरागित फसलें, दूसरी होती है अपनी बहुधा परपरागित, तीसरा होता है अपना परपरागण। तीन प्रकार से होता है अपना, एक तो होता है स्वपरागण, स्वपरागण, बहुधा परपरागण और परपरागण। स्वपरागण की बात करें भी स्वपरागण में क्रॉस पोलिनेटेड कितना प्रतिशत होना चाहिए, उसको अपने क्या बोलेंगे, यानी अपना क्रॉस पोलिनेटेड है ना परपरागण, उस स्वपरागित फसलों में 5% से कम होना चाहिए। स्वपरागण में भी क्रॉस पोलिनेटेड कितना प्रतिशत कम होना चाहिए, 5% से। बहुधा परपरागित फसलों में जो क्रॉस पोलिनेटेड है वो कितना होना चाहिए, 5 से 30% होना चाहिए। और परपरागित फसलों में, परपरागण में
क्रॉस पोलिनेटेड कितना होना चाहिए, 30% से अधिक। 100 परागण है, 100 परागण में क्रॉस पोलिनेटेड कितना प्रतिशत होना चाहिए, कम से कम 5%। उसको अपन क्या बोलेंगे, 100 परागण। बहुधा पर परागण में क्रॉस पोलिनेटेड कितना होगा, 5 से 30%। और पर परागण में पर परागण कितने प्रतिशत से अधिक होगा, तब उनसे पर परागण बोलेंगे। जब क्रॉस पोलिनेटेड 30% से अधिक होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, पर परागण। इधर बात कर ले अपने 100 परागण में कौन कौन सी फसलें आती है, एग्जाम्पल लिख लो। गेहूं, जौ, जई, धान, सभी दलहन आती है। इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद हो जाएगा अरहर। अरहर किस में आएगी, क्रॉस पोलिनेटेड में आएगी। गेहूं, जौ, जई, धान, सभी दलहन, अपवाद एक है, वो कौन है, अरहर है। वो किस में आएगी, क्रॉस पोलिनेटेड में आएगी। इसके बात करें भी तिलहनी फसलों में बात करें तो मूंगफली, तिल, सोयाबीन, गेहूं, जौ, जई, धान, सभी दलहन हो गई। उसके बाद में अपने सोयाबीन, मूंगफली। सब्जियों में बात करें तो सब्जियों में हो जाएगा अपने आलू, टमाटर, मेथी। आलू, टमाटर, मेथी और एक अपना बच गया सनई। इन सभी फसलों में क्या होता है, 100 परागण होता है। 100 परागण किसमें होता है, गेहूं, जौ, जई, धान, सभी दलहन में क्या होगा, 100 परागण होगा। अपवाद एक अरहर में क्या होगा, बहुधा पर परागण। इसके अलावा तिल में बात करें भी मूंगफली, तिल, सोयाबीन। सब्जियों में बात करें तो आलू, टमाटर, मेथी और सनई। इसमें सभी में क्या होगा, 100 परागण होगा। अब बात कर ले भी बहुधा पर परागण। इसमें अपना एक तो अरहर हो गया, ज्वार हो गया, कपास हो गया, ट्रिटिकेल हो गया। इसके अलावा अपने बात करें भी जूट, और तंबाकू। इसके अलावा अपने सब्जियों में बात करें तो सब्जियों में हो जाएगी भिंडी और बैंगन। सब्जियों में भिंडी और बैंगन में क्या होता है, बहुधा पर परागण होता है। और तिलहनी फसलों में बात करें तो भारतीय सरसों, कुसुम और तोरिया। इनमें क्या होता है, बहुधा पर परागण होता है। कितनी हो गई, 12 हो गई टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनमें क्या होता है, 100 परागण। इनमें क्या होता है, बहु परागण। बाकी जो बच गई उसमें क्या होगा, पर परागण। अपने को सिर्फ ये दो याद रखनी है, 100 परागण और बहुधा पर परागण। बाकी जो लगभग बच गई 90% वो किस में आएगी, पर परागण में आएगी। पर आपको ये फसलें जरूर याद रखनी है, यहाँ से ट्यूशन होता है, मैं आपको बता दूं, वो तो जरूर याद रखना। अरहर, ज्वार, कपास, भिंडी, बैंगन, ये तो आपको पक्की याद होनी चाहिए, भी बहुधा पर परागण का उदाहरण है, नोट कर लो। परागण के आधार पर वर्गीकरण, 100 परागण, पर परागण और बहुधा पर परागण।